नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जो है पूरी किताब पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी 10 लेसन पढ़ चुके हैं और लेसन 11 के 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी बाकायदा एक एनसीईआरटी क्लास 7 नाम से एक लिस्ट बनी हुई है। इसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और 10 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 11 लेसन के 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वीडियो बनाए जा चुके हैं और इसका आखिरी पार्ट 3 होगा जिसमें ये हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, सब में एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम आज पार्ट सेकंड में जहाँ तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। जो है उत्सर्जन तंत्र तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यानी डायलिसिस क्या होता है, कृत्रिम तरीके से जो है किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। अब अभी तक हम लोगों ने जो है जंतुओं में या मनुष्यों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता था, और अब हम पादपों यानी पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होगा। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पौधे यानी पादप अपनी जड़ों अथवा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोई भी चीज़ उनको अवशोषित करनी होती है, जैसे पानी या खनिज लवण या पोषक पदार्थ होते हैं, तो वो किसे अवशोषित करते हैं? मृदा से। क्योंकि मृदा में क्या होती हैं? जड़ें होती हैं और जड़ों के माध्यम से ही क्या करते हैं वो लोग? पानी, खनिज और पोषक तत्व क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। और पत्तियां जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन जो होता है वो किस रूप में होता है? उनका ग्लूकोज के रूप में। याद रखिएगा। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी सभी जीवों के लिए, जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं यानी जो सजीव हैं, उनमें भोजन का जो कार्य होता है उससे क्या होता है? वो उन्हें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के द्वारा ही वो अपनी दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो करते हैं। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है। और जीवों में क्या होता है? ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन होता है और विखंडन के भी बाद क्या होता है कि उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। यानी कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे हमारी जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं और उसी ऊर्जा का जो प्रयोग है वो अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों का अवशोषण जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते रहते हैं? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा जल और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्येक भाग तक कैसे पहुंचाते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है जल और खनिजों का परिवहन। पौधों में जल और खनिज तत्व होते हैं, उनका परिवहन किस प्रकार से होता है? उनमें कौन सी संरचना ऐसी होती है जिसके द्वारा वो अपने खनिजों का अवशोषण और परिवहन करते हैं? पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। पौधे जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। और जड़ में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे मूल रोम होते हैं और इन मूल रोमों की सहायता से ही जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के
अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बुझो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। तो बुझो सोच रहा है कि जैसे हमारे घर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी जाता है तो उसके लिए पाइप होते हैं, तो उसी प्रकार से पौधे के अंदर भी पाइप होते होंगे जो जल और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जी हाँ, बुझो सही कह रहा है। क्या कह रहा है? बुझो ने सही सोचा कि पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। पौधों में क्या होता है? पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। जो हमारे पौधों के अंदर वाहिकाएं होती हैं, ये विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जाइलम। उसे हम जाइलम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पौधों में जलों का परिवहन करता है उसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम एक जटिल ऊतक है। जाइलम क्या है? एक जटिल ऊतक है। तो पौधों में जाइलम जो होता है एक जटिल ऊतक होता है जो जल का परिवहन करता है। यानी जाइलम जो होता है वो जड़ों से क्या करता है? जड़ों से पानी यानी जल को लेकर प्रत्येक पत्तियों और तनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम चैनलों यानी नालियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो पाइपनुमा संरचना होती है, वाहिकाएं होती हैं जो पूरे पौधे में पाई जाती हैं। इस प्रकार से जो होता है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं? जानते होंगे आप लोग कि पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। और भोजन को पादप के सभी भागों से ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो याद रखिएगा, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। यानी जो पत्तियों में फूड इकट्ठा होता है वो प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। तो दो प्रकार के ऊतक, जटिल ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का यानी भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये जड़ का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मूल रोम है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जल का अवशोषण होता है और यहाँ से जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि यहाँ से क्या होता है? जल का परिवहन होता है और ये यहाँ से ये देखिए ये नीले वाला है, ये जल नीचे से जल जा रहा है और ऊपर से जो है ये वाला जो है ये फ्लोएम है। इससे क्या होता है? फूड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जल का परिवहन होता रहता है। जाइलम और फ्लोएम पदार्थों के परिवहन का काम करते हैं। पहले ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उसमें जल कैसे प्रवेश करता है। तो ये पहली सोच रही है कि जैसे घर में क्या होता है कि जब सब्जियां कुछ सूख जाती हैं, जैसे भिंडी वगैरह, या घर में जो आप सब्जियां लाते हो वो क्या होती हैं? सूख जाती हैं, तो उनको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देते हैं। तो क्या उनके अंदर पानी कैसे प्रवेश करता है, ये जो है बुझो ने सोचा। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। हमें इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व कोमल साकी पौधों की टहनियाँ, उदाहरण के लिए बाल्सम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से उसे भरें, उसमें कुछ लाल बूंदे
कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें। एक कोमल साकी पौधों की टहनी के आधार को एक ब्लेड्स की सहायता से काटकर गिलास में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से रख दें। ठीक है, इस प्रकार से जैसे चित्र में रखा गया। और कुछ दिन बाद देखते हैं आप लोग कि तने पानी के ऊपर चढ़ता है। तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु को प्रदर्शित करती है। और इस प्रकार से अगर आप इस तने को थोड़े 2 दिन के बाद काटते हो तो उसमें देखा होगा कि अंदर आपको इधर इस प्रकार से चित्र में जैसा बना हुआ है इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगा, यानी जाइलम में देखा होगा इस प्रकार से जो है जल का परिवहन होता है। क्या साकी पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी के अनुप्रस्थ काट तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप लोग अवलोकन कर सकते हो। अब प्रक्रिया आती है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पौधों में जल होता है वो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पौधों में जल जो होता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है उत्सर्जित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूर्ण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित होता है। यह वैसे ही होता है जैसे आप स्ट्रा से जल का चूषण करते हैं। या विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। और वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है पौधों को ठंडा रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से लेसन 11 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्लास 7 का जो है हमारा लेसन आज कंप्लीट हो गया है। तो हम अगला वीडियो आपको नए लेसन के साथ लेसन 12 के साथ हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।